चलिए तो बच्चा लोग आज हमारा फाइनल चैप्टर स्टार्ट होगा। ये हमारे सिलेबस का आखिरी चैप्टर है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना, बहुत थोड़ा सा छोटा सा चैप्टर है। बट हाँ, एक आध कंसेप्ट जो थोड़ा सा दिमाग में रखना है वो हम बता देंगे। खैर अभी जहाँ स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे जो मेबी पार्ट आएगा वो उतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, बट हाँ इम्पोर्टेंट नहीं है इसका मतलब नेग्लेक्ट कर दें ऐसा भी बेकार टॉपिक नहीं है। सबसे पहला टॉपिक बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी बायोलॉजिकली कितना टाइप्स अवेलेबल है हमारे पास, जितना टाइप्स है, जितने फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारे पास अवेलेबल है, हम बोलेंगे डाइवर्सिटी उतना ज्यादा है या उतना अच्छा है। ठीक, इससे हमारा सिंपल एक ही मतलब होता है, टाइप्स। जितना टाइप का ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा हम बोलेंगे उतना ज्यादा अच्छा डाइवर्सिटी। ठीक है, दूसरा बात सुनिएगा बच्चा लोग, ये जो टर्म डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, ये पहली बार यूज किए थे एडवर्ड विल्सन। कौन यूज किए थे? एडवर्ड विल्सन। ये इंपॉर्टेंट है। अभी पूरे वर्ल्ड में, जैसा कि आप क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ डिस्क्राइब्ड स्पीशीज का अमाउंट है, नंबर है 1.5 मिलियन। और एक एस्टिमेट के हिसाब से, रॉबर्ट में, ये भी आप 11 में पढ़ चुके हो, जो ऐसा एस्टिमेट किया, ऐसा अंदाजा लगाए कि पूरे अर्थ पे ऑलमोस्ट 7 मिलियन स्पीशीज अवेलेबल है, जिसमें से हम अभी तक सिर्फ 22% को ही ढूंढ पाए हैं। We have only recorded only 22% of the total biodiversity. All of in as a whole, there is 7.5 million species present on this earth. अब इस एस्टिमेट के हिसाब से बात करें तो इंडिया में कितना है, तो टोटल एस्टिमेट के हिसाब से टोटल 7 मिलियन में से 70% एनिमल है, बाकी प्लांट और फंगस मिलाकर 22% नहीं है। सबसे ज्यादा नंबर स्पीसीज का इंसेक्ट में है। टोटल एनिमल का 70% तो इंसेक्ट ही है। फंगल स्पीसीज का बात करें तो नंबर ऑफ फंगल स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन टोटल कंबाइंड नंबर ऑफ फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मैमल। फंगस, मछली, एम्फीबिया, रेप्टाइल और मैमल से ज्यादा है सिर्फ अकेला फंगस। और हाँ, इन सबको हल्के में मत लेना, ये सबसे क्वेश्चन आता है, तो लग रहा होगा भले कि ये थ्योरी है बट इससे क्वेश्चन आएगा। खैर अगला पॉइंट, प्रोकैरियोट्स के मामले में कोई एस्टिमेट हमारे पास मौजूद नहीं है। हम जो भी एस्टिमेट कर रहे हैं सब यूकैरियोट्स के बारे में कर रहे हैं। प्रोकैरियोट में कौन आता है? मोनेरा। मोनेरा के अलावा और कुछ भी तो प्रोकैरियोट में आता ही नहीं है, तो आप प्रोकैरियोट का बात ही नहीं कर रहे। और आप प्रोकैरियोट का बात इसीलिए भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स को काउंट करना या उसका नंबर का एक रजिस्टर रखना ये बहुत मुश्किल काम है। तो प्रोकैरियोट्स का कोई भी एस्टिमेशन अवेलेबल नहीं है। प्रोकैरियोट में आएगा कौन? तो मोनेरा आएगा, जैसा कि अभी हम बताए। और एक और बात ये भी है कि कोई भी कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड इसके लिए सुटेबल ही नहीं, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे जो कल्चर तक नहीं किया जा सकता। तुमको बताएं कैसे। इंडिया में पूरे वर्ल्ड का 2.4% लैंड है। पूरा वर्ल्ड में जितना भी लैंड है उसका 2.4% पार्ट इज इन इंडिया। नाउ द पॉइंट इज, इस 2.4% पार्ट इंडिया में होने के बावजूद ग्लोबल डाइवर्सिटी में इंडिया 8.1% एनिमल, प्लांट, बर्ड्स को अपने पास अपने अंदर रखता है। मतलब दुनिया का 2.4% लैंड इंडिया में, लेकिन दुनिया का 8.1% ग्लोबल डाइवर्सिटी इंडिया में। जाहिर सा बात है, लैंड के मुकाबले डाइवर्सिटी ऑलमोस्ट 4 गुना है। बच्चा लोग, ऐसा इसीलिए हो पाया, ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि आप सभी को शायद पता है कि, शायद कंफर्म पता है, इंडिया में बहुत डाइवर्स तरह का क्लाइमेट है। यहाँ डेजर्ट भी है, यहाँ सी भी है, यहाँ रिवर भी है, यहाँ प्लेन भी है, यहाँ प्लेट्यू भी है, यहाँ माउंटेन भी है, यहाँ घाट्स भी है, हर चीज है। और चूंकि अलग अलग क्लाइमेट, अलग अलग एरियाज अवेलेबल है, इसलिए अलग अलग तरह का एनिमल इंडिया में और ज्यादा मिलता है। जैसे रसिया शायद सबसे बड़ा कंट्री है, शायद ये भी कंफर्म ही। तो रसिया भले ही सबसे ज्यादा कंट्री रखता हो, बट वहां पे ग्लोबल डाइवर्सिटी उतना ज्यादा नहीं है। कारण कि वहां पे क्लाइमेट सिर्फ और सिर्फ कोल्ड है।
तो जो भी एनिमल रहेगा सब कोल्ड क्लाइमेट वाला ही रहेगा ना, तो कितना ही डाइवर्सिटी होगा कोल्ड वाले में। जबकि इंडिया में अगर बात करें तो कोल्ड वाला भी मिलेगा, डेजर्ट वाला भी मिलेगा, सी वाला भी मिलेगा, एम्फीबियन भी मिलेगा, क्योंकि रिवर्स, लेक्स, कैनाल्स, सीज सब है, हिल्स भी है, माउंटेन्स भी है, प्लेट्यू भी है, प्लेन भी है, घाट भी है ना, जंगल्स भी है, सब कुछ है, तो हर तरह का मिलता है। और इसलिए इंडिया पूरे दुनिया में के 12 मेगा डाइवर्सिटी वाले एरिया में, कंट्री में से एक है। मेगा डाइवर्सिटी सिर्फ पूरे वर्ल्ड में 12 है, 12 है। और इसका कारण ये है कि यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, एरिया तो कम है लेकिन डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तुम खुद देख पा रहे हो, इंडिया में 2.4% लैंड और 8.1% डाइवर्सिटी, यानी लैंड के मुकाबले 4 गुना डाइवर्सिटी। अगर आप स्पीसीज के हिसाब से बात करें तो इंडिया में ऑलमोस्ट 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट और नियरली डबल यानी 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल मिला है। 45,000 प्रजाति पौधा का, प्लांट का, और 90,000 प्रजाति एनिमल का सिर्फ इंडिया में है। ये हम स्पीसीज का बात कर रहे हैं, नॉट इन काउंट। नेक्स्ट पॉइंट, और अगर हम रॉबर्ट मेज के एस्टिमेट को अप्लाई करें तो ऐसा है कि इंडिया में कम से कम 1 लाख प्लांट और कम से कम 3 लाख एनिमल मिलना चाहिए, जो अभी मिलेगा, नहीं मिला है और मिलेगा, ठीक है। और ऑलमोस्ट हर साल ऑन एन एवरेज 15,000 न्यू स्पीसीज आर फाउंड एवरी ईयर, ठीक है। तो ये तो इंट्रोडक्शन था। अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी का लेवल का। बायोडाइवर्सिटी बहुत सारे लेवल्स पे होता है, लेवल्स यानी आप कितने ब्रॉडर एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। 3 लेवल में मेनली, पहला जेनेटिक, जेनेटिक के बाद फिर स्पीसीज और फिर फाइनली कम्युनिटी या इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगर हम जेनेटिक डाइवर्सिटी का बात करें, डाइवर्सिटी मींस डिफरेंस, टाइप्स। जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी डाइवर्सिटी इन अ स्पीसीज इन जीन्स। जैसे इंसान का बात करें तो ह्यूमन तो हम सब हैं, लेकिन फिर भी आप साफ साफ बता सकते हो कि ह्यूमन में इंडियन वाले लोग जिनका स्किन थोड़ा ब्राउनिश होता है, यूरोपियन स्किन व्हाइट होता है, अफ्रीकन स्किन ब्लैक होता है, यानी कुछ तो डिफरेंस है। तो ये जेनेटिक लेवल पे छोटा सा डिफरेंस है, इसलिए इसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। अब इस पे जरा फोकस कीजिएगा। जेनेटिक डाइवर्सिटी यूनिसेलुलर में बहुत ज्यादा मिलता है, वायरस में जैसे अभी देखो ना, कोरोना आया, अभी इसका पूरा खानदान साथ में मिल रहा है, ओमिक्रॉन मिला, डेल्टा मिला, अल्फा मिला, बीटा मिला, अरे इतना मिलेगा अभी तो परेशान हो। ये क्या है, एक स्पीशीज के जीन में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस, दिस इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। सब कोविड है, सब कोविड है, लेकिन कोविड में ही जीन में थोड़ा थोड़ा सा डाइवर्सिटी है। अब देखो, वायरस में 10 से 150 जीन होता है, उतने में बुखार छुड़ा देता है। माइकोप्लाज्मा में तो 450 से 700 जीन होता है, तो जाहिर सा बात है और ज्यादा वैरायटी मिलेगा। राइस में 32,000 से लेके 50,000 जीन्स है, तो यहाँ तो और ज्यादा चांसेस है वैरायटी का। जेनेटिक डाइवर्सिटी होने के वजह से ही कोई भी पॉपुलेशन किसी इन्वायरमेंट में अडेप्ट करता है। जैसे राउल्फिया वोमिटेरिया प्लांट का नाम है, हिमालय के अलग अलग रेंज में मिलता है। हिमालय में 3 रेंज होता है ना, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमाद्री टॉप मोस्ट, हिमाचल बीच वाला, शिवालिक सबसे नीचे वाला। तो ये प्लांट, ये फ्लावर हर जगह मिलता है, यही कारण। वैसे बच्चा लोग, एक और बात हम आपको बता दें, जेनेटिक डाइवर्सिटी किसी पॉपुलेशन को अडेप्ट करने में कैसे मदद करता है, इसका सबसे बड़ी एग्जांपल भी कोविड है। तुम खुद देखो, सबसे पहले अल्फा आया, फर्स्ट पहला लहर जो आया था, फर्स्ट फेज, उसमें बहुत हद तक हम लोग कंट्रोल थे। बट धीरे धीरे जब वो घटने लगा, मतलब हमारा बॉडी रेसिस्टेंट होने लगा, तो कोविड तो खत्म हो जाना था, लेकिन कोविड अपना रूप बदल के फिर से आया, बीटा वायरस के फॉर्म में, बीटा फॉर्म। अब ये बीटा आया तो फिर से केस थोड़ा बढ़ने लगा, लेकिन ये उतना इफेक्टिव नहीं, तो केस तुरंत गिर गया। फिर तीसरी बार आया डेल्टा फॉर्म। अब ये डेल्टा फॉर्म जब कुछ पॉपुलेशन हमारा वैक्सीनेट हो चुका था, उसके बावजूद आया और बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू किया, क्योंकि ये और बेटर अडेप्टेड था हमारे बॉडी में। उसका इन्वायरमेंट तो हमारा बॉडी ही है ना, जिसके अंदर वो रह रहा है, जिसके अंदर वो रिप्रोड्यूस कर रहा है। फिर अब हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा वैक्सीनेट हो गया, तो अब वो बहुत तेजी में गिरा 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 गिरा, अचानक से ओमिक्रॉन आया। ये ओमिक्रॉन आ रहा है, सबको इन्फेक्शन दे रहा है, मतलब इन्फेक्शन दे रहा है, लेकिन मार नहीं पा रहा, क्योंकि हम भी अभी 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 हम ज्यादा
बट कुछ समय बाद ये ओमिक्रॉन फिर खुद को बदलेगा, क्योंकि अभी वो हमारे बॉडी में अच्छे से इन्फेक्शन नहीं कर पा रहा, यानी वो बेटर अडेप्टेड नहीं है हमारे बॉडी के, तो फिर से वो अपने आप को बदलेगा, फिर और खतरनाक फॉर्म में आएगा। जब ऐसा फॉर्म, कोविड का एक ऐसा फॉर्म जो कि ओमिक्रॉन से ज्यादा खतरनाक हो, वायरस का दोनों डोज दो, तीनों डोज दो, 10 डोज ले लो, फिर भी वैक्सीन का कोई असर नहीं, यही सब कारण होता है। इन सब चीजों से बचना ही आपके पास ऑप्शन है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि ये वायरस अपने आप को बदल के हमेशा ही आपके पास आएगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट, जेनेटिक डाइवर्सिटी इको टाइप को बनाने में मदद करता है, मतलब इकोसिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है इको टाइप, उसमें हेल्प करता है। अगला पॉइंट, जेनेटिक डाइवर्सिटी प्लेज अ की रोल इन प्रोसेस ऑफ स्पेसिएशन। जाहिर सा बात है, स्पीशीज बनने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। खुद सोचो ना बच्चा, कि अभी ये जो ओमिक्रॉन, डेल्टा, अल्फा, बीटा, गामा, 4 फॉर्म ऑफ वायरस मेनली बना, 1 फॉर्म, 2nd फॉर्म, 3rd फॉर्म, 4th फॉर्म, अगर ये आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करे तो ये मतलब एक दूसरे के साथ, तो ये आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे और धीरे धीरे वेरिएशन को एक अलग फॉर्म बना देगा, इसको एक अलग फॉर्म बनाएगा, इसको एक अलग फॉर्म बनाएगा और इसको एक अलग फॉर्म बनाएगा, तो चारों चार स्पीशीज बन जाएगा। जेनेटिक डाइवर्सिटी ही कम्युनिटी लेवल पे डाइवर्सिटी मेंटेन करके रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडिया में 550,000 स्ट्रेन्स ऑफ राइस है और 1000 वेराइटी ऑफ मैंगो। इंडिया, सिर्फ इंडिया में, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। नेक्स्ट इज स्पीसीज डाइवर्सिटी। क्या होता है भाई, ये है डाइवर्सिटी एट स्पीसीज लेवल, जीनस के अंदर कितना ज्यादा स्पीसीज मिल रहा है, जितना ज्यादा स्पीसीज मिल रहा है वो उतना ज्यादा डाइवर्स है। तो किसी रीजन में कितना ज्यादा स्पीसीज मिलेगा उसी को बोलेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी। सबसे बड़े एग्जांपल याद रखिएगा, वेस्टर्न घाट में ज्यादा एम्फीबियन मिलता है किसके मुकाबले, ईस्टर्न घाट। ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए हम लिखे, वेस्टर्न घाट में ज्यादा एम्फीबियन मिलता है किसके मुकाबले, ईस्टर्न घाट के। अगला पॉइंट, स्पीशीज रिचनेस इज नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया। स्पीशीज रिचनेस का फॉर्मूला स्पीशीज बाय एरिया होता है, स्पीशीज रिचनेस का फॉर्मूला स्पीशीज बाय एरिया होता है। और स्पीशीज डाइवर्सिटी को हम लोग निकालते कैसे हैं, तो किसी एरिया में स्पीशीज रिचनेस कितना है और स्पीशीज इवननेस कितना है, इसको समझाने के लिए बस एक न्यूमेरिकल देते हैं। ये एरिया नंबर 1 है, ये एरिया नंबर 2 है। यहाँ पे 4 क्रो है, 5 गोट है, ठीक है। यहाँ पे 2 क्रो, 10 गोट और 1 काऊ है। अगर हम आपसे पूछे कि कौन ज्यादा, जिसमें स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा है, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे देखिए क्रो भी है, गोट भी है और काऊ भी है, जबकि यहाँ पे सिर्फ क्रो और गोट है, तो ये कम डाइवर्स है, ये ज्यादा डाइवर्स है। लेकिन करेक्ट आंसर होगा ये, क्योंकि डाइवर्सिटी को हम लोग सिर्फ इससे नहीं देखते कि उसमें क्या है, डाइवर्सिटी को हम लोग स्पीसीज रिचनेस तो देखते ही, ये तो देखते ही, बट साथ में उसका इवेननेस भी देखते हैं। इवन 10 बकरी, ठीक है यार, कौवा सिर्फ एक ही है, सॉरी कौवा सिर्फ 2 है और गाय सिर्फ 1 है, ये क्या बात हुआ, तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर कर तो वो कम है। जबकि यहाँ देखो गोट 5 है तो क्रो भी 4 है, ये इवन ज्यादा है, इवन इवन मतलब बराबर का बंटवारा। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी सिर्फ नंबर पे डिपेंड नहीं करता, ये इवननेस पे भी डिपेंड करता है। न्यूमेरिकल तुमसे नहीं पूछेगा, नहीं तो करवा देते। खैर अगला पॉइंट, मैक्सिमम टैक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी जो है वो स्पीशीज, वैसे स्पीशीज में बोलता है जो टैक्सोनॉमिकली डिफरेंट ग्रुप हो,
मैक्सिमम डाइवर्सिटी occurs where species of taxonomically different groups occur in equal abundance। जैसा कि अभी हम बता रहे थे, अलग अलग ग्रुप हो और अबंडेंस भी बराबर हो, ऑलमोस्ट मतलब नंबर बराबर हो। 10 का हुआ तो 10 नहीं तो कम से कम 8-9 बकरी ऐसा। और स्पीसीज इवननेस इज द प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन डिफरेंट स्पीसीज। देखो वही बोल रहा था, एक बराबरी वाला बात, प्रोपोर्शनल होना चाहिए सबका नंबर। ऐसा नहीं कि एक 10 तो एक और एक आधा ही, ऐसा नहीं चलेगा। वैसे आधा हो भी नहीं सकता बट चलेगा भी नहीं। अब जो आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है कि फालतू में खोले, बट आपको ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे ऐसे बना के दे देगा और ऐसे कर देगा, बोलेगा बताइए ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। लो फंस गए। तो फंसना नहीं है, बचने का ही तरीका है। आपको याद रखना है कि इंसेक्ट, अगर इनवर्टिब्रेट का है तो सबसे बड़ा वाला इंसेक्ट, फिर क्रस्टेशियन बीच वाला, फिर मॉलस्क। इंसेक्ट के बाद मॉलस्क, IM। और वैसे हम इसको याद किए थे अपने टाइम में, जो आपको दिख रहा है ट्रिक, वो उसी पे याद किए थे। इसको छोड़ देना है क्योंकि वो अदर एनिमल है। CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, याद आ रहा है? HMI और CMI, तो ये CMI है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। यहां देखो, FM से ये याद किए थे, और फिर बर्ड रेप्टाइल एम्फीबियन। FM बर्ड रेप्टाइल एम्फीबियन, याद रखो। ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज था। ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये सब ध्यान रखना होता है। ठीक, अब अगला का बात करें। ये सबसे गंदा है, एक तरफ फंगस एक तरफ एंजियोस्पर्म, बट यू नीड टू डू समथिंग। फंगस, एंजियोस्पर्म, और यहाँ पे AL और MF, बहुत मुश्किल है इसको याद करना, है ना। तो देख के रहोगे तो हो जाएगा, देखना पड़ेगा एक बार, ये भी रटना होगा। मतलब ये नहीं कि इग्नोर कर देना, मेरे कहने का कितना मतलब है। अगला पार्ट, कम्युनिटी इकोसिस्टम। 3 तरह का होता है, अल्फा, बीटा, गामा। अगर कम्युनिटी के अंदर डाइवर्सिटी है तो उसको लोकल डाइवर्सिटी बोलते हैं या अल्फा डाइवर्सिटी बोलते हैं। अगर 2 कम्युनिटी के बीच में डाइवर्सिटी है तो उसको बीटा डाइवर्सिटी बोलते हैं। ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कम्युनिटी डाइवर्सिटी या बीटा डाइवर्सिटी। और गामा डाइवर्सिटी रीजनल डाइवर्सिटी, जैसे हम बोले कि बिहार में या यहाँ के प्लेन्स में कितना ज्यादा डाइवर्सिटी है, उसको बोलेंगे तो गामा डाइवर्सिटी होगा। जैसे बात कर रहे हैं इंडिया इज मोर डाइवर्स देन नॉर्वे, जाहिर सा बात है इंडिया में नॉर्वे से ज्यादा डाइवर्सिटी। तो ये एक एरिया का बात हो रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो ग्राफ है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी याद रखना है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, 3 दिन में खत्म करेंगे, और क्या, ज्यादा नहीं दौड़ना। बट चलो आज 3 कर देते हैं ताकि फिर बचेगा 4। ये छोड़ दूं? कितना देर हुआ यार, अभी छोड़ने का बात कर रहा हूँ, 20 मिनट। चलो ठीक है, आज इतने पर देते हैं, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी ट्यूसडे को खत्म कर देंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे।